हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सर शेयर कैपिटल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स तो हमने पूरा पढ़ लिया, एमसीक्यूज भी देख लिए। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं सर बोनस शेयर्स और इसॉप। ठीक है, तो आज काफ़ी बच्चों को कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सर हमको तो बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट यस इसॉप काफ़ी बच्चों को नहीं समझता, उसकी एंट्रीज कैसे बनती हैं, क्या लॉजिक होता है, कैसे ये सब होता है। काफ़ी बच्चों को इसॉप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आज मैं आपकी दूर करवा ही दूंगा, पक्का प्रॉमिस। तो आज पूरा फोकस थ्योरी पे ही होगा, जर्नल एंट्रीज पे ही होगा, कंसेप्ट पे ही होगा। और 16th आई थिंक 16 जो हमारा शेयर कैपिटल का जो लास्ट डे है, शेयर कैपिटल टॉपिक का जो लास्ट डे है, वो डेट पे हम फुल क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, टिपिकली बोनस शेयर पे क्वेश्चन ज़्यादा आ ही नहीं सकते। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, बस उनका सीक्वेंस होता है कि लॉस आप कैसे एब्जॉर्ब करोगे, क्या सीक्वेंस में एब्जॉर्ब करोगे, तो उसमें एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो वो एक फुल क्वेश्चन से मैं आपको कवर करवा दूंगा। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसॉप, उसमें भी अगर आप देखोगे तो टिपिकल सेम एंट्रीज होती हैं, एंट्री सेम है, एंट्री और कंसेप्ट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है और सिचुएशंस भी बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट करके बताते रहो। हाँ ठीक है, जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं और जो भी कुछ नालायक बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान जाने, क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, बट नुकसान उन्हीं का है, आई होप सो। ठीक है, चलिए सर हम तो आगे बढ़ेंगे, हम पूरा अच्छे से सीरीज कंप्लीट करेंगे और आप सबकी ये जिम्मेदारी है सर एग्जाम्शन लेके आने की, और फिर जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी उनको बुरा फील करवाने की। ठीक है, चलिए सर, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, कंसेप्ट में आपको आई थिंक बातों बातों में 2-3 बार बता चुका हूं क्योंकि उसके रेफरेंस आए थे। बोनस शेयर्स क्या है सर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप एडिशनल शेयर्स देते हो, एडिशनल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल इक्विटी शेयर्स जब आप देते हो तो उसको कहते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, फ्री में देते हो इसीलिए उसका नाम है बोनस, और आप शेयर्स देते हो इसलिए बोनस शेयर्स आप उसको कहते हो। अब इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है वो आपको समझना है। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, फाइनेंशियल इफेक्ट ये है कि यार हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, हम शेयर्स दे रहे हैं, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, एक्चुअल लायबिलिटी है वो, एक्चुअली बाद में वाइंडिंग अप के दौरान ये वापस करनी पड़ती है। ठीक है, तो लायबिलिटी एक्चुअल है पर मिल कुछ नहीं रहा। बेसिकली ये फिर बोनस देते क्यों हैं, बेसिक सवाल तो वही उठता है ना सर, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो देते क्यों हैं। जो जिनका है अपन उन्हीं को लौटा रहे, जो जिनका है उन्हीं को लौटा रहे बोनस शेयर्स के रूप में। ठीक है, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके जमा हुए, जो भी आप अक्यूमुलेट करते आ रहे हो, वो किसका है सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, आए ख्याल में, शेयर होल्डर्स का ही है। तो अब वो उनको कब मिलेगा, नॉर्मली अगर आप बोनस शेयर्स न दो या डिविडेंड भी नहीं दो तो ये जो भी आप जमा करते जा रहे हो ये उनको वापस कब मिलेगा, जब वाइंड अप होगा। इतने समय तक इंतजार कैसे करेंगे लोग। ठीक है, खासकर रियल लाइफ में जब मार्केट शेयर्स, मार्केट के मतलब प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं और काफ़ी बार डिविडेंड और बोनस और काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आपको उनकी कमाई उन्हीं को देनी है, कंपनी बंद होने के पहले उनकी कमाई, उन्हीं की पूंजी जो आपने संभाल के रखी है और जो आप री एम्प्लॉय करते जा रहे हो और उसको ग्रो करते जा रहे हो, जो वेल्थ है उनकी, वो उन्हीं को आप दे रहे हो। ठीक है, थ्रू बोनस शेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली यही है, इसी को आप कहते हो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट्स आप उनको दे दो। ठीक है, चलिए, तो आप जो इतने समय से पैसा जमा करते आ रहे हो, रिटेन करते आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हो, वो सब अभी आप उनको बोनस शेयर्स के रूप में बढ़ा दो, उनकी वेल्थ बढ़ाओ। ठीक है, चलिए, तो यही सब दिया है, कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल, ये उसको ऐसा कहा जाता है।
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स उनको आप कहते हो, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स इनटू पेड अप कैपिटल। तो बोनस शेयर से एग्जैक्टली वही होता है, जो प्रॉफिट्स थे, जो फ्री या रेस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट्स थे आपके पास, वो आप परमानेंट पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर है? तो दिया है कि कंपनी में कैपिटलाइज प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड बाय इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, ठीक है। अब कुछ कुछ लॉ के टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, वो मैं अकाउंट्स में नहीं बताऊंगा सर। मेरी इच्छा बहुत है कि मैं लॉ पढ़ा चुका हूं सर, लॉ पढ़ा चुका हूं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत सारे केस स्टडीज भी मुझे क्लिक होते हैं कि मुझे बताना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट यू टू बर्डन। मैं आपको बर्डन नहीं करना चाहता। जस्ट बिकॉज मैं लॉ भी पढ़ाता हूं तो मैं आपका ज्ञान बांटूंगा, जस्ट बिकॉज मैं सेबी पढ़ाता हूं तो मैं आपको पूरा ज्ञान बांटूंगा, तो ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। तो काफी बच्चे सोचते होंगे कि सर ये क्यों नहीं बता रहे, सर वो क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है आए ख्याल में, तो इसीलिए नहीं बता रहा हूं। तो जितना अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब काम का है, जितना भी कंसेप्ट लॉ जो भी काम का है उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो समझ जाना कि सर एक्स्ट्रा क्यों नहीं बता रहे, कि वो आपके काम का नहीं है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बोनस शेयर क्या है सर? फ्री शेयर है। फ्री में आप देते हो, बदले में कुछ भी नहीं लेते हो, टू द करंट शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन द कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। प्रो राटा प्रोपोर्शनेट वे में देते हो, एक रेशो आप अनाउंस करते हो कि एग्जिस्टिंग इतने के लिए हम इतने देंगे, 2 के लिए 1 देंगे, 3 के लिए 1 देंगे, तो आप रेशो अनाउंस कर देते हो और उस रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आप एडिशनल शेयर्स उनको अलॉट करते हो। अब इसीलिए कंडीशन होती है जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आती, कि फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी था, बायबैक में भी था, बोनस शेयर में भी आएगा। बेस सेम होना चाहिए। अगर आपका बेस ही अनइक्वल है, कुछ फुल्ली पेड अप है, कुछ पार्टली पेड अप है, तो आप रेशो कैसे निकालोगे? 3:1 कैसे निकालोगे? आपका 3 का बेस इक्वल है ही नहीं। तो इसलिए काफी बच्चों को कंडीशन समझ में नहीं आती कि सर फुल्ली पेड अप होना क्यों जरूरी है। अरे बेटा मैथमेटिक्स है ना, रेशो प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? उसके लिए बेस इक्वल चाहिए। तो बेस हमेशा फुल्ली पेड अप होना चाहिए, इवन बेस होना चाहिए, तब जाके आप मैथमेटिक्स से आप रेशो प्रोपोर्शन निकाल के नंबर ऑफ न्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स कितने देने हैं वो आप निकाल पाओगे। क्लियर है? चलिए, तो इससे होगा क्या? टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए उसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? लॉस, बरोबर। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? लॉस। उसको लॉस माना जाएगा और वो लॉस आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ही एब्जॉर्ब करते हो। मतलब अगर आप बैलेंस शीट इमेजिन करो, पुराने जमाने की जो बैलेंस शीट थी, सपोज वैसा फॉर्मेट अगर मैं लूं, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही खेल रहे हो। वो जो एक गार्डन में एक वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट वो आपको पता है, एक नीचे तो एक ऊपर तो नीचे, वैसे ऑपोजिट्स। तो इसमें ये वही होगा कि आप एक साइड कैपिटल बढ़ा रहे हो, दूसरे साइड वो जो लॉस हो रहा है वो आप पूरा का पूरा रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। मतलब पूरा जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है उसमें जीरो इंपैक्ट है, पूरे शेयर होल्डर्स फंड में जीरो इंपैक्ट है। तो बिफोर बोनस शेयर्स जो आपका नेटवर्थ है और आफ्टर बोनस शेयर जो आपका नेटवर्थ है वो सेम होता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बस जो फ्री या रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स थे, जो रिजर्व फॉर्म में थे, वो अब परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। क्लियर है? तो दिया है, इट डज नॉट इंक्रीज द नेटवर्क। आगे समझ में क्यों नहीं होता? ठीक है, ऑल्दो द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बदलता नहीं है। ध्यान देना, ये आप सेबी में भी पढ़ोगे, नो चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि आप खुश हो रहे हो कि आपको शेयर्स मिल रहे हैं। बेटा सिर्फ आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को सेम प्रपोर्शन में शेयर्स एडिशनल मिल रहे हैं। तो सबका रेशो, मतलब सबके नंबर ऑफ शेयर्स सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में, एग्जिस्टिंग बेस के सेम प्रपोर्शन में सबके शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक्चुअली शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर 1 लाख शेयर्स हैं और 1 लाख के बदले में मैं 50,000 और शेयर्स दे रहा हूं, ठीक है, 2:1, हर 2 के लिए 1 दूंगा, तो 2:1, तो 50,000 एडिशनल शेयर्स आप रखोगे।
अब सपोज मिस्टर ए है, उसका 50% शेयर होल्डिंग था, ठीक है, तो 1 लाख में से 50% यानी उसका 50,000 एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था, मतलब शेयर्स थे। अब 50 का भी 50% मतलब 2:1 का ही रेशो ले लो भले, 50 पे 25 उसको और मिलेंगे, तो उसकी होल्डिंग हो जाएगी 75,000 और टोटल कंपनी की होल्डिंग कितनी हो जाएगी 1,50,000। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो अभी भी उसका आफ्टर बोनस कितना पैटर्न कितना होल्डिंग रहेगा 50% ही रहेगा। तो आप कोई भी नंबर लेके एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये सब लॉ की बातें दी हैं कि नए फंड्स आते ही नहीं हैं, ठीक है। कोई लॉ के काफी पॉइंट्स हैं, मैं इसलिए बता नहीं रहा, ठीक है। तो ये सब काम के नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। ध्यान दो कहां से आप ये एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो वो दिया हुआ है सेक्शन 63 डील्स विद बोनस शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर, ठीक है। मेंबर में कौन कौन आता है, इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आते हैं। इसलिए मैं वही कह रहा हूं, मैं लॉ वाले पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं, लॉ वाले पॉइंट्स में नहीं बता रहा हूं, नहीं तो अपन अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो डिबेटेबल टॉपिक्स अपन लॉ वाले यहां डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेंबर्स को आप शेयर्स दे सकते हो, ठीक है, बोनस शेयर्स आप दे सकते हो। अब ये आएगा कहां से, मतलब लॉस जो है, जो फंड या जो रिसोर्सेस जो रिजर्व्स है वो कहां से आएंगे। तो पहला ऑप्शन हमेशा रहेगा फ्री रिजर्व्स, दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आप इशू कर ही सकते हो। और फिर है जो अपन ने लास्ट यूनिट में पढ़ा सीआरआर का तो एक ही पर्पस था, वो था फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। क्लियर है। तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स का जो लॉस है ये 3 में से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब सर इसका सीक्वेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व पहले यूज होंगे, फ्री रिजर्व बाद में यूज होंगे। तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव क्या है, सीआरआर, क्योंकि उसका एक ही पर्पस है। सेकंड रेस्ट्रिक्टिव क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि उसके 5 पर्पस है। और फ्री रिजर्व तो पूरा फ्री है। तो सीक्वेंस ख्याल में रखना, अगर सीआरआर दिया हुआ है तो सबसे पहले सीआरआर यूज करना है, फिर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अवेलेबल है तो फिर सेकंड नंबर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, और लास्ट में अगर कुछ और अवेलेबल नहीं है, कोई भी और रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व अवेलेबल ही नहीं है, देन आप मजबूरी में फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। क्लियर है। और फिर साफ साफ हर जगह दिया हुआ है कि भैया रीवैल्यूएशन रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते, वो फ्री रिजर्व में काउंट नहीं होती है और हर जगह पे वो डिसअलाउड है, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो भी दिया रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दिया रहेगा, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर करना है। अब कुछ लॉ के कंडीशंस हैं, ठीक है। ऑथराइज्ड बाय एओए, स्पेसिफिक ऑथराइजेशन चाहिए आर्टिकल्स में कि आप बोनस शेयर दे सकते हो, ठीक है। फिर बोर्ड रिकमेंड करेगा, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हैज ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग। ये भी सब मैं सेबी वाले पार्ट यहां बताऊंगा नहीं, काफी चीजें इसकी हैं, काफी टेक्निकल बातें हैं, वो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। बोर्ड के पास का पावर होता है, बोर्ड रिकमेंड करता है कि बोनस शेयर दे या नहीं दे, ठीक है। बोर्ड के पास अल्टीमेट पावर होता है, और बोर्ड को अगर लगे कि मेंबर्स का रेजोल्यूशन लेना है तो मेंबर्स का रेजोल्यूशन भी लिया जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल मैं इसलिए ज्यादा बताऊंगा नहीं। चलिए, फिर है कि आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सब लॉजिक वही है कि आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हो ना, तो इनके प्रायोरिटी में जिनका नंबर लगता है पहले उनको दो। तो अगर आपके डिफॉल्ट चल रहे हैं तो पैसा तो पहले वहां यूज करना चाहिए। पैसा मतलब प्रॉफिट्स आप यूज कर लोगे, परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट कर लोगे, तो फिर वो पे कैसे होंगे, ठीक है। तो वो दिक्कत है। तो कहीं भी अगर आपका डिफॉल्ट चल रहा है तो आप बोनस शेयर नहीं दे सकते, पहले जो भी पैसा है, जो भी रिजर्व्स हैं, वो यूटिलाइज होनी चाहिए फॉर डिफॉल्ट्स, ठीक है। तो वही सब है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट, ठीक है। फिर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, बोनस, ये सब अगर आपके बाकी है देना, या वही फंड्स में जमा करना बाकी है, तो पहले आपको वो डिफॉल्ट को सेटल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बोनस शेयर्स दे पाओगे। फिर है पार्टली पेड अप शेयर आर मेड फुल्ली पेड अप, ठीक है। यही मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि पार्टली पेड अप शेयर जब तक हैं आप बोनस शेयर दे ही नहीं सकते, आपका बेस ही अनइक्वल है।
अनइक्वल बेस पे आप रेशियो प्रोपोर्शन निकाल के नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? और सबसे लास्ट कि इट कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बदले बोनस शेयर आप नहीं दे सकते। डिविडेंड अलग है, बोनस शेयर अलग है। यस, दोनों बेनिफिट्स शेयर होल्डर्स को ही जाते हैं, लेकिन आप इसलिए डिविडेंड को मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने बोनस शेयर दिए। ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप डिविडेंड देने से मना नहीं कर सकते कि काय का डिविडेंड, मैंने अभी तो बोनस दिया, ऐसा आप नहीं बोल सकते। बोनस अलग है, डिविडेंड अलग है। बोनस दिया है, बोनस शेयर्स दिए हैं, तो आप डिविडेंड नहीं दोगे, ऐसा बहाना आप नहीं बना सकते। डिविडेंड अलग है और बोनस शेयर्स अलग हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब यहां से थोड़ा अकाउंटिंग का टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो काफी बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा। पता है कि नहीं आपको, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बाद में बताना, ठीक है? तो दो तरीके होते हैं सर, ध्यान दो, दो तरीके होते हैं। सबसे फेमस तो यही है कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आप दे दो। फुल्ली पेड अप, नया शेयर पूरा फुल्ली पेड अप फ्री में दे दो। ये बहुत नॉर्मल है और हर जगह इसी का रेफरेंस आता है। लेकिन एक और तरीका अलाउड होता है कि आपके अगर ऑलरेडी पार्टली पेड अप शेयर है, आपका इशू चल रहा है, आपके इंस्टॉलमेंट्स आप मंगवा रहे हो, इशू अभी भी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ है, एग्जिस्टिंग इशू आपका चल रहा है और वो पार्टली कॉल्ड है या पार्टली पेड है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 में इशू किया आपने, 5 कॉल करके 5 पेड अप हो गए, तो 5 रुपीज पेड अप है, 5 रुपए अभी तक कॉल ही नहीं किए। तो आप ये जो पार्टली पेड आपके शेयर्स हैं, इसको आप फुल्ली पेड अप भी कन्वर्ट कर सकते हो एज अ बोनस कि 5 मेरे को आपसे लेना बाकी है, 5 आपने दे दिए, 5 आपसे लेना बाकी है, तो 5 जो लेना बाकी है ये फ्री हो गया। ये बोनस मान के आप उसको फ्री में 5 का पेड अप वापस करके, वापस लेके 10 रुपीज का फुल्ली पेड अप दे दो। मतलब बोनस का एलिमेंट कितना हुआ? 5 रुपए। बस जो 5 कॉल करना बाकी था वो कॉल मत करो, उसको बोनस मान के फुल्ली पेड अप शेयर ऐसे ही फ्री में उनको दे दो। यानी आप 5 को सिर्फ 10 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 5 का ही एक्स्ट्रा बेनिफिट आप एज अ बोनस शेयर उनको दे रहे हो। ठीक है? तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप एज अ बोनस। ठीक है? अब ध्यान दो फटाफट, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एंट्रीज पे ध्यान दो। तो सबसे पहला है कि आपको शेयर्स देने। सबसे पहली क्या एंट्री है? इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। ये मेरे लिए लॉस है, डेबिट द रिसीवर वाला काम नहीं है, क्योंकि पैसा आना ही नहीं है। डेबिट द रिसीवर कब करते हैं? जब उनसे बाद में पैसा लेंगे। आ रहा है समझ में? लॉजिक समझो, इंसान का नाम नहीं दे रहे, ये मेरा लॉस है, अब मैं उसको बाद में राइट ऑफ करूंगा। ठीक है? तो बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये बोनस का अकाउंट है, मतलब लॉस का अकाउंट है। अब वो अपन कैपिटलाइज कर रहे हैं, रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरा लॉस है वो हम रिजर्व से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा कि सारे रिजर्व्स डेबिट होंगे। रिजर्व्स में से एब्जॉर्ब करना है, रिजर्व्स में से एब्जॉर्ब करना है, लॉस को बंद करना है। लॉस में कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो डेबिट को क्या करेंगे तो बंद होगा? क्रेडिट। ये इफेक्ट समझ में आया? एडजस्टमेंट एंट्री है ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इवेंट है। ठीक है? तो ये मुझे बोनस का अकाउंट बंद करना है, तो डेबिट वाले को क्रेडिट करके बंद करूंगा। और ये लॉस कहां से एब्जॉर्ब होगा? रिजर्व से। रिजर्व्स में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। रिजर्व्स में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट को यूटिलाइज करने के लिए, क्रेडिट का बैलेंस कम करने के लिए अब मैं क्या करूंगा? डेबिट। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव क्या है? सीआरआर। इसलिए सबसे पहला नंबर उसका लगेगा। एक ही यूज है, 1 यूज, और वो यही है बोनस शेयर। ठीक है? फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके 5 यूज हैं, तो सेकंड नंबर पे वो आएगा। फिर एक कैपिटल रिजर्व भी आता है। ध्यान दो, अब ये कंफ्यूज होता है काफी बच्चों को। सिर्फ कैपिटल रिजर्व ही ऐसा है जिसमें ये कंडीशन आती है कि वो कैश में रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइप के रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है कि सिर्फ बुक एंट्री हो। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी एक बुक एंट्री होती है, वो तो अलाउड ही नहीं है, बरोबर। कुछ और भी हो सकता है जो बुक एंट्री से अगर क्रिएट हुआ है, कैश में रियलाइज हुआ ही नहीं है, तो वो आप यहां पे यूज नहीं कर सकते। सिर्फ वही कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो जिसको आपने कैश में रिसीव किया है। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सेल किया था तो पैसा एक्चुअली मिला था। इन्वेस्टमेंट्स बेचा होगा, उसमें से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको ये सब करना होता है। तो कुछ कुछ प्रॉफिट्स कैपिटल नेचर के होते हैं तो वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, तो ये सब कैश में रियलाइज होते हैं, मेनली कैश में ही होते हैं। तो ये कंडीशन है।
तो आपको ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि यार अगर रिजर्व का अमाउंट दिया है 1 लाख रिजर्व का अमाउंट दिया है तो उसमें ब्रैकेट में दिया रहेगा कि 50,000 ओनली रिसीव्ड इन कैश, या कितनी रियलाइज नहीं हुई है वो दी होगी, ठीक है। तो आपको वो हिंट दी रहेगी। और हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी दिया हो, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाला गया है, ठीक है। ये कंडीशन कैश में रियलाइज होना चाहिए, सिर्फ कहां पे है, कैपिटल रिजर्व में है। क्लियर है। तो थर्ड नंबर पे आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, और फिर है जनरल रिजर्व या पीएनएल। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, जनरल रिजर्व पहले, पीएनएल पहले, बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों फ्री रिजर्व्स हैं, उनका सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 3 जो है और ये मिला के जो चौथा है 1, 2, 3 और 4, ये 4 को मैं क्या नाम दूंगा, फ्री रिजर्व। दोनों मिला के क्या है, फ्री रिजर्व है। तो पहला सीआरआर, सेकंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, थर्ड कैपिटल रिजर्व और फोर्थ फ्री रिजर्व्स। ऐसे ये सीक्वेंस में ही आपको यूटिलाइज करना है रिजर्व्स को। क्लियर है। अब है यहां ध्यान दो, अब बस ये काम की बात है जो काफी बच्चों को नहीं पता होगी, पता होगी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप, ठीक है। यहां ध्यान दो, अब यहां आप नए शेयर नहीं दे रहे हो, यहां पार्टली को फुल्ली कन्वर्ट कर रहे हो, पार्टली को फुल्ली कन्वर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आपको कॉल मांगना है पर कॉल मिलेगी नहीं, कॉल मांगना है, शेयर दे देना है फ्री में, पर उसका पैसा आएगा नहीं, उसको लॉस मान के आपको एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे फाइनल कॉल आप मांगते हो वैसा करो, शेयर्स दे दो, शेयर्स दे दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और डेबिट द रिसीवर, शेयर फाइनल कॉल डेबिट, ठीक है। ये एंट्री तो आपको पता ही है। अब इसको आप बोनस मान लो, इसी को आप बोनस मान लो। तो फाइनल कॉल का अकाउंट मुझे बंद करना है, एडजस्टमेंट एंट्री है, फाइनल कॉल बंद करना है, डेबिट है उसमें, बंद करने के लिए क्रेडिट करूंगा, और ये मेरा लॉस है, लॉस को अपन क्या मानेंगे, बोनस। फिर सेम कैपिटलाइज करेंगे तो बोनस को क्रेडिट करेंगे, बोनस को क्रेडिट करेंगे अकाउंट बंद करने के लिए, और अब वो लॉस हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। अब बस आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से रिजर्व यहां पे अवेलेबल है और कौन कौन से रिजर्व अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला मेन वाला ही अवेलेबल नहीं है, सीआरआर। कि सीआरआर में क्या लिखा था, सीआरआर में क्या लिखा था, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। वहां स्पेसिफिक मेंशन है कि सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आप जब देते हो तभी सीआरआर यूज कर सकते हैं। सेम वे में शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी यही लिखा है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर लिखा है। तो दोनों में फुल्ली पेड अप वर्ड यूज किया है, इसीलिए दोनों के दोनों यहां यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान दो, लिखा हुआ है मैंने, CRR and securities premium can be used only by issuing fully paid up bonus shares and cannot be used for converting partly into fully paid up as bonus. क्लियर है। तो 3 ही रिजर्व हैं जहां लॉ पूरा साइलेंट है, इसलिए वही अवेलेबल है। कैपिटल रिजर्व कहीं कुछ नहीं लिखा है, कोई भी टाइप का कैपिटल लॉस है तो आप फ्री कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर सकते हो। तो भले आप पार्टली को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हो, बोनस में है तो कैपिटल लॉस ही ना, कैपिटल रिजर्व से यूज कर ही सकते हैं। सेम कंडीशन, रियलाइजेशन कैश होना चाहिए बस, और फ्री रिजर्व तो फ्री है, हर जगह यूज हो सकती हैं। तो बस यहां पे आपको यही ध्यान देना है कि अगर पार्टली को फुल्ली कन्वर्ट किया है तो सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं होते। बस एक ही पॉइंट यहां पे पूरे चैप्टर में, इस यूनिट में आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। आए ख्याल में। चलिए सर, हो गया, इसमें इतना ही है, कुछ खास और है नहीं, पूरा थ्योरी भी बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, सब बता दिया। अब आ जाओ सर इसॉप। इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसमें भी लॉ भर भर के, कंपनी लॉ में भी है, ये सिक्योरिटीज लॉ में भी है, सब जगह है, बहुत स्कीम्स हैं इसके, ठीक है। वो सब की मैं बात नहीं करूंगा। अकाउंट्स से जो रिलेटेड है या जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलिए सर, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसॉप की नीड क्या है, इसॉप क्यों देते हैं, ठीक है। इसॉप एक एम्प्लॉय पेमेंट माना जाता है, आपको पता ही होगा, एक पेमेंट करने का तरीका है। एम्प्लॉय को जैसे आप पे करते हो ना, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्यूसिट्स, टैक्स वैक्स में आप सब पढ़ते ही हो, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी को बोलते हैं परक्यूसिट्स, वैसे ही एक तरीका है इसॉप, नॉन मॉनिटरी में ही आता है भी। तो बेसिकली क्या है, ये एम्प्लॉय रिटेनमेंट प्रोग्राम है, एक टाइप का एम्प्लॉय रिटेनमेंट प्रोग्राम है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जो हायर लेवल पे काम करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग के लेवल पे काम करते हैं,
बरोबर, जो 3 टियर्स ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, तो कोई ना कोई मैनेजमेंट लेवल का कोई पर्सन है जिसको आप रिटेन करना चाहते हो, तो उनको आप लालच दे रहे हो, उनको आप लालच दे रहे हो कि कुछ साल आप मेरे पास काम करो, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और इतने साल आप मेरे पास काम करते हो तो आपको मैं इतने समय के बाद इतने शेयर्स इतने इतने कम वैल्यू पे दूंगा। तो जो जितने वैल्यू पे आप कम दोगे वो उसका बेनिफिट है जो उसको फ्यूचर में मिलने वाला है। आए ख्याल में? तो एकदम सिंपल है, जैसे कुत्ते को हड्डी दिखाते हो आप फंसाते हो, वैसे ही आप एम्प्लॉय को ESOP की हड्डी दिखा के फंसा रहे हो, यही इंटेंशन है। क्लियर है? तो इस बहाने क्या होगा, इस बहाने वो हमारे पास बना रहेगा, जॉब छोड़ेगा नहीं, परफॉर्मेंस भी लेवल का रखेगा। सिर्फ हमारे पास काम नहीं करना है, जो लेवल पे हमारा डिजायर्ड लेवल है, जो हमारा रेटिंग हमको चाहिए, आपको पता ही होगा हर एम्प्लॉय का रेटिंग होता है, मेरिट रेटिंग, कॉस्टिंग में पढ़ते हो ना, जॉब इवैल्यूएशन मेरिट रेटिंग। तो मेरिट रेटिंग जो है वो उसमें भी कंडीशंस होते हैं कि क्या लेवल की रेटिंग मिनिमम आपकी आनी चाहिए, अटेंडेंस, ये वो बहुत सारे कंडीशन इसमें एक्चुअली रियल लाइफ में होते हैं। तो आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम इनको बेवकूफ बना लेते हैं, हम बस बेवकूफ बना लेते हैं, रोज आके बैठ जाते हैं और हमको ESOP मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। काम भी करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए और एक मिनिमम समय तक हमारे पास आपको काम भी करना है। क्लियर है? तब जाके आपको वो शेयर्स के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा और वो सिग्निफिकेंटली लेसर वैल्यू पे आपको मिलेगा, जो उसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, डिस्काउंट पे मैं नहीं कह रहा हूं, उसको डिस्काउंट नहीं कह सकते। डिस्काउंट वर्ड जब भी आप सुनते हो तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, शेयर्स के रूप में फेस वैल्यू से कम में आप दे रहे हो तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। यहां डिस्काउंट नहीं कहूंगा मैं, भले आप डिस्काउंट कहोगे भी तो डिस्काउंट टू मार्केट वैल्यू कहो, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस, टू फेस वैल्यू नहीं, टू मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस से सिग्निफिकेंटली कम वैल्यू पे आप उसको देते हो और वही उसका बेनिफिट है। 100 का है तो आप 10 में देते हो, 12 में देते हो, 15 में देते हो, 25 में देते हो, 75 रुपए तक का उसका फायदा है फ्री में। मतलब 100 रुपए का वैल्यू का शेयर वो 25 रुपए में ले सकता है, 25 देके 100 का शेयर मिलेगा, मार्केट में जाके 100 में बेच सकता है वो, 75 का सीधे सीधे उसको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये सर हो गया सब कंसेप्ट। तो आप क्या हो गया रे भाई, ठीक है। तो आप स्कीम लाओगे और आप फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का या 3 इयर्स का ले लो, 3 इयर्स का आपने समय दिया उनको। जो समय आप देते हो कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, जो समय आप देते हो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, जो समय आप देते हो ताकि जो भी एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं वो कंडीशंस को फुलफिल कर पाए, उसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग पीरियड के बाद जो भी एलिजिबल होंगे उनको और थोड़ा सा समय दिया जाता है और उसको कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड, टू एक्सरसाइज द राइट। ESOP क्या है? राइट है, वो शेयर्स नहीं है, वो राइट टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स है। राइट टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स को आप ESOP कहते हो। क्लियर है? तो काय पे आप क्या प्राइस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो? एक्सरसाइज प्राइस। तो जो प्राइस आपके ESOP में मेंशन्ड है उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। जो समय आपको मिलता है टू फुलफिल द कंडीशंस उसको कहोगे आप वेस्टिंग पीरियड। और जो समय आपको वेस्टिंग होने के बाद जो सब्सक्राइब करने के लिए समय मिलता है उसको कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर है? तो ये सब है। और जब आप ESOP देते हो, ऑप्शन देते हो, उसको कहते हैं ग्रांट, ग्रांट ऑफ ESOP। ठीक है, वेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, वेस्टिंग पीरियड आपको बता दिया। ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है? राइट। ये उनका राइट है। वेस्ट हो गए अगर शेयर, आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो क्या आप जबरदस्ती आपको सब्सक्राइब करने ही पड़ेंगे? नहीं सर, ये आपका राइट है। यू कैन रिजेक्ट द राइट ऑल्सो। आप रिजेक्ट भी कर सकते हो कि मेरे को नहीं लेना है, कि 25 रुपए तो देने हैं ना, फ्री में थोड़ी मिल रहे, 25 आपको देने हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय इंटरेस्टेड नहीं है या उसके पास 25 रुपए भी नहीं है तो मना कर सकता है, क्योंकि ये राइट है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो वेस्ट होने के बाद इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर द एम्प्लॉइज टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। क्लियर है? तो वो दिया है।
किसको देते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी विच गिव सच डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉई द बेनिफिट ऑफ द राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, एम्प्लॉइज को भी दे सकते हो, होल टाइम डायरेक्टर, जिनको भी आपको रिटेन करना है, जिनको भी आपको रिटेन करना है उनको आप ये दे सकते हो। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दो, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब अब क्या होगा? अब इसमें 3 साल हैं, तो 3 साल में आपको क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहला है कि ये जो एडवांटेज आप दे रहे हो, सबसे पहली बात, अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होगी? जब आप ESOP दे रहे हो, आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। जब आप ESOP दे रहे हो, आपने क्या दिया है? आपने सिर्फ एक राइट दिया है, अभी तो कुछ मिला ही नहीं ना उनको। समझ रहे हो? मतलब आपने कुछ दिया ही नहीं है, फ्रैंकली आपने कुछ दिया ही नहीं है भाई। शेयर्स आप देने का सिर्फ आज वादा कर रहे हो, वादा। उसको फाइनेंशियल इफेक्ट कैसे दोगे? तो यहां इसलिए कंसेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, जो भी कहो, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ठीक है, कि चलो कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि जितने भी आपने ऑप्शन दिए हैं, अगर वो आगे चल के सब्सक्राइब हो गए तो आपका लॉस होने वाला है। लॉस तो है, नोशनल लॉस ही सही, लॉस तो है ना। 100 की चीज आप 25 में दे रहे हो, जो चीज आप 100 में आज इशू करके 100 रुपए एक्चुअली रेस कर सकते हो, वही चीज आप 25 में देने के लिए हां कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं नोशनली सही, बुक वे में ही सही, 75 रुपए का लॉस तो है। तो फ्यूचर के लॉसेस को अभी से प्रोवाइड करने के लिए कहता है कंजर्वेटिज्म। तो बस हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कंजर्वेटिज्म की वजह से ही करते हैं कि ये जो 75 रुपीज का लॉस है, प्रोबेबल लॉस है, इसी की अकाउंटिंग आप कर रहे हो। 25 रुपए का तो अकाउंटिंग अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि 25 रुपए तो अभी मिल भी नहीं रहे। 25 रुपए तो अभी मिल भी नहीं रहे ना, वो तो कब मिलेंगे? जब लोग सब्सक्राइब करेंगे एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं आना है। अभी हमको काइक का प्रॉब्लम है, हमको कंजर्वेटिज्म की बीमारी है, हमको कंजर्वेटिज्म की बीमारी है, और वो बीमारी हमको 75 रुपए की तरफ खींचते जा रही है कि अरे 75 के लिए पैसे जमा करो, ये 75 के लिए पैसे जमा करो, और ये हर साल PNL से जमा करो। आ रहा है समझ में? तो बस वो हमको लॉस जो है वो हमको प्रोवाइड करना है, वो पैसा जमा करना है। क्लियर है? तो उसका सबसे पहला इफेक्ट क्या है देखो, तो उसको कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। जो 75 रुपीज में बोल रहा हूं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डिस्काउंट। ठीक है, द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ग्रांट। ठीक है, वैल्यूएशन कैसे होगा? एट द डेट ऑफ ग्रांट, ऑप्शन देते समय क्या वैल्यूएशन है उसके हिसाब से सब होगा। अंडर सॉस और ESOP जो भी कहो, ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। तो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इज कॉल्ड एज ऑप्शन डिस्काउंट, और वही हमारा लॉस है, उसी की अकाउंटिंग हम करने वाले हैं। क्लियर है? फिर है, ध्यान दो, ठीक है, तो फिर वो दिया है देखो कि ये जो आप ESOP दे रहे हो, इसमें जो भी आपका नुकसान है, इसमें जो भी आप ऑप्शन डिस्काउंट दे रहे हो, उसको क्या मानना है बुक्स ऑफ अकाउंट में? अनदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ये सैलरी की तरह आपको मानना है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की तरह आपको मानना है। क्लियर है? अब इसको हम राइट ऑफ कैसे करेंगे? ठीक है, तो राइट ऑफ करेंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग वैल्यू है, अकाउंटिंग वैल्यू क्या है? ऑप्शन डिस्काउंट। तो ऑप्शन डिस्काउंट जो है वो हम अकाउंट फॉर करेंगे, और वो राइट ऑफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द वेस्टिंग पीरियड, यानी इक्वली ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो 3 साल में अगर राइट ऑफ करना है तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 75 मेरा लॉस है, 25 25 25 हर साल के एंड में मुझे इतना लॉस को राइट ऑफ करना है, ये मान के कि सारे के सारे शेयर्स या ऑप्शंस जो है वो सब्सक्राइब हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन सब्सक्राइब हो जाएंगे, ऐसा अज्यूम करके, टोटल लॉस अज्यूम करके मुझे हर साल इक्वली स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमको सारा लॉस राइट ऑफ करना है। क्लियर है? तो आपको ये समझना है एक इफेक्ट क्या है? एक इफेक्ट लॉस है,
एक इफेक्ट लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, जो आपको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना है। जैसे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हो, जैसे आप गुडविल राइट ऑफ करते हो, सारे वही होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। सेम वे में एक एमोर्टाइज, एक क्या बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव अकाउंट हम बनाएंगे जिसमें टोटल लॉस डेबिट कर देंगे, एसेट यानी फिक्टिशियस एसेट की तरह उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है? तो एक इफेक्ट आपको याद रखना है, ये अलग ही पैरेलल वे में चलता रहेगा। दूसरा इफेक्ट है कि लॉस हुआ है तो एक लाइबिलिटी भी होगी, तो वो लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है और उसको आप कहते हो इसॉप आउटस्टैंडिंग। उसको आप क्या कहते हो? इसॉप आउटस्टैंडिंग, कि इतने इसॉप देना बाकी है इसीलिए वो लॉस है, क्योंकि कुछ इसॉप देना बाकी है इसी वजह से लॉस होगा। क्लियर है? तो ऐसे दो इफेक्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? डेट ऑफ ग्रांट पे, डेट ऑफ ग्रांट पे आप एक हाइपोथेटिकल इफेक्ट का एंट्री पास करोगे कंजर्वेटिज्म के बेस पे। तो मेरा एग्जाम्पल जो है, अब इसमें वही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं समझेगा। तो एक पहले मैं प्लेन बताता हूं, फिर आगे का एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। सपोज मैंने 1 लाख इसॉप दिए, 1 लाख इसॉप्स मैंने ऑफर किए, उसका ब्रेकअप होता है कितने एम्प्लॉइज इनटू इसॉप पर एम्प्लॉई, वो मल्टीप्लाई करके टोटल इसॉप ऑफर्ड आता है। तो 1 लाख इसॉप मैंने दिए हैं, ऑफर किया है, और उस पे मार्केट प्राइस है मेरा 100 और एक्सरसाइज प्राइस है मेरा 25। तो मेरा ऑप्शन डिस्काउंट कितना हो गया? 75। ऑप्शन डिस्काउंट कितना हो गया? 75। तो अभी मेरी अकाउंटिंग वैल्यू क्या होगी? 75। 75 को मुझे अकाउंट फॉर करना है, मेरा लॉस ऑप्शन डिस्काउंट है तो मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा। क्लियर है? तो 75 इंटू 1 लाख 75 लैक्स। क्लियर है? दो इफेक्ट क्या होंगे सर? एक है पूरा 75 लाख का लॉस जो मेरे 3 साल का अक्यूमुलेटेड लॉस है, आए ख्याल में? तो उसको नाम देंगे डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर। क्लियर है? डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर, ठीक है, नाम में ही मीनिंग है, डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर। ये एक अक्यूमुलेटेड लॉस यानी फिक्टिशियस एसेट का अकाउंट है, 3 साल में 75 लाख का लॉस है, ये जमा है एक अकाउंट में। अब इवनली एसएलएम बेसिस पे आप इसको राइट ऑफ करो। ठीक है, पूरा 75 लैक्स में ले लूंगा, ये मान के कि पूरा 1 लाख इसॉप सब्सक्राइब हो जाएगा और पूरा 75 लाख का लॉस मेरे ऊपर आने वाला है, ऐसा सोच के कंजर्वेटिज्म की वजह से मैं इसको एक एसेट बना रहा हूं, फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, और इसके लिए ये लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ इसॉप आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इसॉप कुछ मुझे देने हैं, इसके वजह से लॉस आ रहा है। तो एक लाइबिलिटी या नोशनल लाइबिलिटी टाइप आप क्रिएट करोगे, इसॉप आउटस्टैंडिंग 75 लाख। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये एंट्री पास होती है एट द डेट ऑफ ग्रांट। अब मुझे बताओ साल भर में क्या होगा? साल भर में कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज जॉब छोड़ देंगे, वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे जो अलाउड नहीं है। जॉब छोड़ना अलाउड ही नहीं है, आप जॉब छोड़ दोगे तो आप सीधे स्कीम से बाहर हो गए, आपकी रेटिंग खराब हो गई, या आपको निकाला गया है आप ही की गलती की वजह से, या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई भी एक ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। क्लियर है? तो कोई वजह से आपके ऑप्शन लैप्स हो गए, आपके ऑप्शन लैप्स हो गए। ठीक है, अब 2 टाइप के लैप्स होते हैं, ठीक है, ध्यान दो। लैप्स 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग। तो वेस्टिंग होने के पहले ही आपका लैप्स हो गया, आपके शेयर्स वेस्ट ही नहीं हुए थे, आपने सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए ही नहीं थे, तो उसको कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड, अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। और अगर पूरा वेस्ट हो गया था, आप एलिजिबल भी हो गए थे, आप सब्सक्राइब कर भी सकते थे, पर आपने नहीं किया, जो हमने पढ़ा कि एक राइट है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो हो सकता है कि पूरा वेस्ट होने के बाद भी कुछ लोग छोड़ दें, तो उसको कहते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। हल्का सा इसका इफेक्ट होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स, ये दिया रहता है। ठीक है, 2 टाइप के लैप्स हैं। तो साल भर अब यही होगा, कुछ कुछ एम्प्लॉइज छटते जाएंगे, उनका ऑप्शन लैप्स होते जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, जब भी लैप्स होगा, लैप्स मतलब क्या है सर? लैप्स मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आपको इसॉप देना ही नहीं है। लैप्स का मतलब क्या है
कि भैया आपको ESOP देना ही नहीं है। अरे ESOP ही नहीं देना मतलब उतना लॉस भी होगा नहीं, नो ESOP नो लॉस, तो वो रिवर्स करो, ना ESOP देना बाकी है ना लॉस लेना बाकी है, तो आप पूरे दोनों इफेक्ट को रिवर्स कर दो। अब बस प्रॉब्लम यही है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो स्टेज पे आप खड़े हो, जो स्कीम के स्टेज पे आप खड़े हो, उस पे कौन सा इफेक्ट कहां गया है वो आपको ध्यान देना है। जैसे पहला ही साल है, ठीक है, ये पहला ही साल है, मैं पहले साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैंने अभी तक थोड़ा सा भी डेफर्ड एक्सपेंस राइट ऑफ किया है क्या? नहीं किया है। पूरा का पूरा लॉस डेफर्ड अकाउंट में है, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग ESOP आउटस्टैंडिंग में पड़ा है, तो मैं सीधे सीधे रिवर्स कर सकता हूं क्योंकि दोनों इफेक्ट अभी भी उसी में है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे डेफर्ड को आप राइट ऑफ करते जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना पार्ट डेफर्ड में पड़ा है अभी भी और कितना पार्ट P&L में राइट ऑफ हो गया है, क्योंकि जो इफेक्ट जहां है वहीं से रिवर्स होता है, जो इफेक्ट जहां पड़ा है वहीं से रिवर्स होगा। तो अगर डेफर्ड में 1/3 का इफेक्ट है तो डेफर्ड से 1/3 ही रिवर्स कर सकते हो, जबरदस्ती पूरा वहां से राइट ऑफ मत करना, रिवर्स मत करना, समझो बात को, ठीक है। तो ये क्या है, क्यों है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 3 साल का है तो 1/3 1/3 1/3 राइट ऑफ होते जाएगा। आई होप आप थोड़ा समझ रहे हो, राइट ऑफ होगा, P&L में ट्रांसफर होके बैलेंस कम होते जाएगा डेफर्ड का, क्लियर है। तो जब मैं इस साल में हूं, राइट ऑफ तो यहां होगा, तो यहां तो फुल इफेक्ट डेफर्ड में ही है। जैसे ही मैंने यहां 1/3 ऑफलोड किया, ठीक है, जैसे ही मैंने 1/3 यहां ऑफलोड किया, एक काम करो यहां लिखो 1/3 1/3 1/3, क्लियर है। तो यहां जैसे ही मैंने 1/3 राइट ऑफ कर दिया, वो तो P&L में चार्ज हो गया, तो 1/3 यहां हो गया और बचेगा कितना, 2/3, बचेगा कितना, 2/3। तो फर्स्ट ईयर में जब लैप्स हो रहा है तो फुल इफेक्ट वही है, लेकिन जब सेकेंड ईयर में लैप्स होगा तो डेफर्ड में सिर्फ 2/3 इफेक्ट है, तो डेफर्ड से 2/3 इफेक्ट ही रिवर्स करना है। और 1/3 कहां से करेंगे, P&L से, क्योंकि 1/3 आपने P&L में ऑफलोड कर दिया था, क्लियर है। फिर सेकेंड ईयर के एंड में फिर आप 1/3 राइट ऑफ करोगे, 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3 ही बचेगा, ठीक है। तो राइट ऑफ भी 1/3 होगा और रिमेनिंग बैलेंस भी 1/3 ही बचेगा। तो थर्ड ईयर में जब कोई ऑप्शन लैप्स होगा तो आपको 1/3 इफेक्ट ही डेफर्ड में से लेना है, बचा हुआ 2/3 जो है वो P&L से लेना है, क्लियर है। तो इस तरह से होगा, तो इसका एक टेबल बना लो। बस यही चीज है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, जो मुझे समझ में आ गई कि आपको नहीं समझ रही, ठीक है, ध्यान दो। चलिए, तो 1 2 3 1 2 3 ईयर है, कितना रिवर्स करना है और कहां से, ध्यान दो। हाँ, तो डेफर्ड और P&L, ठीक है। तो रिवर्स जब मुझे करना है फर्स्ट ईयर में, अगर मैं हूं फर्स्ट ईयर के अंदर हूं मैं और रिवर्सल करना है, लैप्स हो गया इसलिए रिवर्स करना है, तो फुल कहां से करूंगा मैं, डेफर्ड से ही, क्योंकि P&L में कुछ राइट ऑफ हुआ ही नहीं, तो फुल मैं डेफर्ड को रिवर्स कर दूंगा। P&L में कुछ गया नहीं तो P&L से कुछ भी रिवर्स नहीं करूंगा। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में डेफर्ड को मैं 1/3 राइट ऑफ कर चुका हूं, तो वहां बचा कितना है, 2/3, और P&L में कितना चले गया, 1/3, तो रिवर्सल भी वैसे ही होगा। तो 2/3 यहां से मैं रिवर्स करूंगा, 1/3 मैं यहां से रिवर्स करूंगा। सब ध्यान दें, ये तो मैंने अपने रेगुलर क्लास वालों को भी नहीं बताया, ये जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये मैंने अपने रेगुलर क्लास वाले बच्चों को भी नहीं बताया, तो ध्यान दो, मैं काफी प्रेशियस इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ठीक है। और फिर जब थर्ड ईयर आएगा तो 1/3 ही उस अकाउंट में बचेगा और P&L में कितना गया होगा, 2/3। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको समझ में आ गया, ओल्ड वाले बच्चे स्पेशली मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे ओल्ड के जो बच्चे हैं, उनको बस ये ध्यान देना है, जब आपको फुल क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, 5 मार्क का, तब यही है, क्योंकि आपको लंबा क्वेश्चन आएगा, 2 साल 2.5 साल का क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू वालों को तो नहीं आएगा, एमसीक्यू वालों को तो नहीं आएगा, लेकिन उनको भी ये यूज करना है। फुल वालों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको 2-2 साल की एंट्री पास करनी पड़ सकती है। तो यहां अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसा काम है, ठीक है। चलिए सर, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे ऐसा फोटो में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलिए, तो ये मैंने बता दिया। अब अमाउंट में कैसे करते हैं वो अपन ध्यान देते हैं। चलिए आ जाइए, बोलो, मैं तीनों सालों में लैप्स करूंगा तो आपको तीनों समझ में आ जाएगा। बोलो, फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल 10,000 लैप्स हुए, हर साल 10,000 लैप्स करते हैं, चलो मजा आएगा।
तो 1 2 3 पहले साल 10,000 लैप्स हुए, फिर 10,000 लैप्स हुए, फिर 10,000 लैप्स हुए। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है? अनवेस्टेड ऑप्शन है। तीनों के तीनों क्या है? अनवेस्टेड, अनवेस्टेड, अनवेस्टेड। क्लियर है? तो अगर 30,000 लैप्स हो गए तो वेस्ट कितने हुए? रिमेनिंग 70,000। ठीक है, तो 70,000 टोटल कितने हैं बचेंगे जो वेस्ट हो गए। अब उसमें से भी अपन लेंगे कि यार 10,000 ने लैप्स कर दिया, वेस्ट होने के बाद भी लैप्स किया। क्लियर है? और बचे हुए जो 60,000 है उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे सोच के हम सारा पूरा अकाउंटिंग करेंगे। इट्स इक्विवेलेंट टू अ फुल क्वेश्चन, इट्स इक्विवेलेंट टू अ फुल क्वेश्चन। पूरा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, ध्यान दो। तो पहले मैंने ये राइट ऑफ कर दिया, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया। अब फर्स्ट ईयर के बीच में 10,000 ऑप्शंस लैप्स हो रहे हैं। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ईयर में ही हूं, पूरा इफेक्ट डेफर्ड में ही है, पीएनएल में कुछ राइट ऑफ हुआ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा जो 10,000 के ऑप्शंस का जो इफेक्ट है वो डेफर्ड से ही मैं राइट ऑफ करूंगा। डेफर्ड से ही मतलब रिवर्स करूंगा। और सेकंड इफेक्ट इसऑफ आउटस्टैंडिंग कैंसिल करूंगा, क्योंकि लैप्स हो गए, मतलब इसऑफ देना बाकी है ही नहीं। तो यही एंट्री रिवर्स होगी, यही एंट्री रिवर्स होगी एज इट इज। डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, जो भी कहो। ठीक है, बोलो 10,000 का कितना इफेक्ट आएगा? 10,000 पे 75 रुपीज, तो ये आएगा 7.5 लाख, 7.5, तो 7.5 आएगा। क्लियर है? अब आएगा फर्स्ट ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड आएगा। बोलो सर, ईयर एंड आएगा। अब ईयर एंड में आपको पहले डेफर्ड का बैलेंस निकालना है। ईयर एंड में सबसे पहले आपको डेफर्ड का बैलेंस निकालना है। बोलो, डेफर्ड का एक अकाउंट बना लो, डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आएगा 75 डेबिट बैलेंस, फिर आपने रिवर्स किया 7.5 रिवर्स किया, तो बैलेंस निकालो कितना आएगा? 75 माइनस 7.5, तो ये आएगा 67.5, 67.5। ठीक है, 67.5 ही है जो एक्चुअल में आपका लॉस होने वाला है। तो आप उसी को 3 साल में राइट ऑफ करोगे। 75 को क्यों करोगे भाई? 7.5 तो लैप्स हो गए ना, पता है ना लैप्स हो गए, तो उसको क्यों राइट ऑफ करेंगे? क्लियर है? तो अभी 67.5 आपका नेट लॉस है, वो आप 3 साल में राइट ऑफ करो। बोलो कितना आएगा? 67.5 डिवाइडेड बाय 3, तो 22.5 हर साल आएगा एज ऑफ द 31 मार्च। ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आप इस साल कितना राइट ऑफ करोगे? 22.5, वो माइनस होगा इसमें से, और बचेगा कितना बैलेंस? 45 आपका बैलेंस बचेगा, जो आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, ये हो गया लैप्स का इफेक्ट, ये होगा राइट ऑफ का इफेक्ट, और ये है बैलेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया। बोलो एंट्री क्या होगी? मुझे डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना है, उसमें डेबिट बैलेंस है क्यूमुलेटिव, उसको घटाना है। घटाना कैसे है? क्रेडिट करते, तो टू डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा, और ये मेरा लॉस है इस साल का, तो पीएनएल में डेबिट होगा। या इसमें आप पहले आप डेबिट करो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, इस साल का एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, और फिर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, कितना था वो? 22.5, तो 22.5 इस साल के लॉस में आ गया, पहला साल खत्म। ठीक है, ये माइनस हो गया। ठीक है, 22.5 माइनस हो गया, अपने आप अगर आप बैलेंस निकालोगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, बोलो अब फिर सेकेंड ईयर चालू होगा। अब सेकेंड ईयर में फिर से 10,000 लैब्स होंगे। बोलो 10,000 लैब्स होंगे, 7.5 लाख ही आएगा। पर अब ये 7.5 लाख जो है ये पूरा डेफर्ड में है ही नहीं। 7.5 जो भी लैब्स हो रहे हैं सर जी, ये पूरे डेफर्ड में है ही नहीं, इसका 1/3 आपने पीएनएल में डाल दिया है, तो इसके 2 हिस्से करो, 1/3 2/3, 7.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 2.5, और ये उसका डबल 5। तो 2.5 कहां से रिवर्स होगा? पीएनएल से। 2.5 कहां से रिवर्स होगा? पीएनएल से, और 5 कहां से होगा? डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर। आ रहा है समझ में? ऐसा आपको करना है। बोलो लैब्स की एंट्री करो, रिवर्स करना है। ठीक है, डेफर्ड में डेबिट होता है, उसको रिवर्स करोगे यानी क्रेडिट, तो टू डेफर्ड एम्प्लॉय
एक्सपेंडिचर या कॉम्पेंसेशन, जो भी आप नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 5 आएगा और 2 एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन यानी कि पीएनएल, वो आएगा 2.5। आ रहा है कुछ समझ में? तो ऐसा है। भले आपने राइट ऑफ पिछले साल किया था, लेकिन भाई रिवर्स तो इस साल हो रहा है ना, बैक डेट में जाके थोड़ी चेंज करूंगा मैं, मेरे को इसी साल के एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन से माइनस करना है। क्लियर है? करंट ईयर के एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन से ये 2.5 लाख रुपए माइनस होगा। ठीक है, और ESOP आउटस्टैंडिंग आपको कैंसिल करना है, क्योंकि अब 10,000 ESOP देने की जरूरत नहीं है, तो ESOP की लाइबिलिटी भी कम करते जानी है। क्लियर है? वो पूरा 7.5 ही आएगा। तो ये बस आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? जब मैं फर्स्ट ईयर में था सर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, आपने पूरा राइट ऑफ कर दिया क्योंकि पूरा इफेक्ट उसी में था। अब जब मैं सेकेंड ईयर में लैप्स कर रहा हूं तो मुझे प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ा। बस यही एक टेक्निकल चीज है जो इस चैप्टर में है, जो बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ती। बस यही है वो। इसको अगर आप ध्यान दोगे, अमाउंट्स बरोबर निकाल लोगे, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए सर, अब बैलेंस निकालो। सेकेंड ईयर एंड आ जाएगा। सेकेंड ईयर एंड ये है, यहां पे आपने यहां से कितना राइट ऑफ किया? सिर्फ 5, 7.5 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 आपने राइट ऑफ कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 40। अब कितने साल बचे हैं? 2 ही बचे हैं। 1 साल तो राइट ऑफ हो गया ना, 1 साल, 3 साल थे, 1 साल राइट ऑफ हो गया, बचे कितने? 2 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। तो इस साल आप कितना राइट ऑफ करोगे? 20, और बैलेंस कितना बचेगा? 20, जो आप अगले साल में लास्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करोगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ऐसा है। तो अब वो आप राइट ऑफ करो। बोलो, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट 20 टू डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन या एक्सपेंडिचर, जो भी कहो, 20, और फिर पीएनएल में चार्ज कर दो। पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 20। ठीक है, या नेट ऑफ कर सकते हो, यहां पे नेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये भी गलती होती है काफी बच्चों की। ध्यान दो, आपने ऊपर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन लिखा है ना, ये 2.5, ये कौन लेगा? ये कौन लेगा? या और भी तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन होगा क्या? सिर्फ ESOP ही दे रहे क्या? नॉर्मल सैलरी नहीं दे रहे, नॉर्मल परक्विजिट नहीं दे रहे क्या? और भी चीजें होंगी। तो ऐसा सोच के आप 2.5 इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ये 2.5 लाख इसी का है ना, ESOP का ही रिवर्सल है, इसलिए मेरे हिसाब से एडजस्ट करके ESOP का जो नेट अमाउंट है वो ट्रांसफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप वो नेट ऑफ कर लो। बोलो, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अगर आप बनाओगे तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 20, क्रेडिट हो रहा है 2.5, तो डेबिट बैलेंस बचेगा कितना? 17.5। तो क्रेडिट भी कितना होगा? 17.5। तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन आएगा 17.5। तभी अकाउंट बंद होगा। ठीक है, तभी अकाउंट बंद होगा, नहीं तो अकाउंट तड़पते रहेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए सर, तो ये हो गया। तो इस पे ध्यान देना है, नेट ऑफ करके ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर। अब आ जाओ सर थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर फिर लैप्स होंगे, फिर 10,000 लैप्स हो रहे हैं, फिर 7.5 लाख का अमाउंट है, लेकिन अब बाइफर्केशन बदलेगा। बोलो, अब 1/3 आएगा डेफर्ड में और 2/3 आप राइट ऑफ कर चुके हो, तो ये पीएनएल में जाएगा। बोलो, डेफर्ड में अब आएगा 2.5 और पीएनएल में जाएगा 5। ठीक है, वो टेबल मैंने आपको बना के दिया है। बोलो, लैप्स की एंट्री अब क्या होगी? पहले आप ESOP आउटस्टैंडिंग कैंसिल कर लो। ESOP आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस था, तो डेबिट करके माइनस कर लो 7.5। अब उसका जो बाइफर्केशन है, टू डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर, वो आएगा 2.5 और 2 आएगा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन यानी कि पीएनएल, वो आएगा 5। क्लियर है? तो ये हो गया रिवर्सल की एंट्री। अब आप बैलेंस निकालो। ठीक है, यहां पे आपने 2.5 लैप्स किया और अब लास्ट ईयर है, एक ही साल बाकी है, लास्ट ईयर ही है राइट ऑफ करने का। तो 20 माइनस 2.5 बचेगा 17.5 और आप वो राइट ऑफ कर दोगे और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो 17.5 आपको राइट ऑफ करना है। करो राइट ऑफ टू डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर 17.5 और 2 अपना डेबिट होगा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ठीक है, 17.5। अब मुझे बताओ कितना पीएनएल में चार्ज होगा? पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन नॉक ऑफ करो। 17.5
में से 5, तो ये आएगा 12.5, तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा 12.5। तो ये थर्ड ईयर खत्म, पूरा डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन खत्म, पूरा जीरो हो गया। ठीक है, अकाउंट मैंने आपको यहां बना के दे दिया है, इस तरह से वो जीरो हो जाएगा। और अब इफेक्ट ESOP आउटस्टैंडिंग में कितना होगा, 70,000 का। ठीक है, 70,000 का जो इफेक्ट है वो आपके ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट में होगा, मतलब 70,000 वेस्ट हो गए। अब 70,000 भी पूरे सब्सक्राइब नहीं हो रहे, उसमें से 10,000 फिर लैप्स हो रहे हैं। अब ये वेस्टेड ऑप्शन है। वेस्टेड ऑप्शन का मतलब क्या है कि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है। वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपने पूरा डेफर्ड अकाउंट उड़ा दिया है। डेफर्ड अकाउंट है ही नहीं, तो वहां से रिवर्स मत करना, अभी वहां से रिवर्स मत करना, पूरा इफेक्ट पीएनएल में गया है, तो पूरा रिवर्सल पीएनएल से होगा, पूरा रिवर्सल पीएनएल से होगा। क्लियर है, ध्यान दो। तो अब मैं थर्ड ईयर में ही हूं, थर्ड ईयर में हूं मैं, पर वेस्ट होने के बाद, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद, एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड के बाद मैं ये एंट्री पास करूंगा। ठीक है, 10,000 लैप्स हो रहे हैं, 10,000 का सेम 7.5 कितना आएगा, 10,000 का 7.5 लैक्स। अब पूरा इफेक्ट कहां है सर, पीएनएल में। ठीक है, तो बोलो ESOP आउटस्टैंडिंग कैंसिल करो, ESOP आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्रेडिट बैलेंस था ना उसमें, आपने पहली एंट्री क्या पास की, ध्यान दो, क्रेडिट वाला इफेक्ट है, उसको घटाना है, उसको रिड्यूस करना है, तो डेबिट करेंगे 7.5। अब इसका पूरा का पूरा इफेक्ट कहां है, एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन से रिवर्स करेंगे पीएनएल से, क्योंकि आप पूरा का पूरा राइट ऑफ कर चुके हो, वेस्ट हो गए हैं, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है। क्लियर है, तो यहां बस ये ध्यान देना है। ठीक है, पूरा का पूरा जो 7.5 है वो पीएनएल से जाएगा, पूरा का पूरा 100%, डेफर्ड अकाउंट क्योंकि पूरा बंद भी कर दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया लैप्स। जैसे ही आपने एंट्री पास की, तो अब 60,000 का जो इफेक्ट है वो एम्प्लॉई ESOP आउटस्टैंडिंग में पड़ा होगा। ये आपको इमेजिन करते रहना है। पहले 1 लाख का था, फिर आपने 10 3 बार उसका इफेक्ट रिवर्स करते गए, तो वो 70 पे आ गया, 70 पे आ गया, 70 से अभी आपने फिर 10,000 ऑप्शंस का इफेक्ट रिवर्स कर दिया, तो उसमें अभी कितना होगा, 60,000। अब वो 60,000 एक्सरसाइज हो रहे हैं, अब वो 60,000 एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा, कितना 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 बोलो, इंटू 25 रुपए आएंगे, बोलो 60,000 इंटू 25, ये आएगा 15 लैक्स है, सॉरी, हाँ सॉरी 15 लैक्स, 15 लाख रुपए आएंगे। 75 मतलब नहीं आए, वो कहां पड़े हैं, वो इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। देखो ESOP आउटस्टैंडिंग कब कब रिवर्स होगा, जब जब ऑप्शन लैप्स होगा आपको माइनस करते रहना पड़ेगा, और जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, आप एक्चुअली ऑप्शन के बदले में शेयर दे रहे हो, तब भी तो ESOP आउटस्टैंडिंग कैंसिल होगा ना, क्योंकि अब और आउटस्टैंडिंग है क्या, और देना बाकी है क्या, नहीं है। तो जब लैप्स होता है तब भी माइनस करना है, और जब आप एक्चुअली इशू कर रहे हो तब भी माइनस होगा, तो फिर डेबिट होगा कितने से, 60,000। तो ये कैश में आएगा इफेक्ट, कैश बैंक, ये आएगा ESOP आउटस्टैंडिंग को आप कैंसिल करोगे, 75 रुपीज का जो इफेक्ट था, तो 60,000 इंटू 75 वो आएगा 45 लैक्स। और मैं आपको बैलेंस निकाल के बताऊंगा, ये जादू होगा। अभी अगर आप अकाउंट बनाओगे ESOP का, उसमें 45 लैक्स का ही बैलेंस मिलेगा आपको, तभी आपकी अकाउंटिंग सही मानी जाएगी। और शेयर्स दोगे आप, बोलो 60,000 शेयर्स दूंगा ऑफ 100 ईच, तो वो आएगा 60 लैक्स। 60 लैक्स का टोटल में मतलब कैपिटल होगा। उसका ब्रेकअप क्या होगा, ब्रेकअप बोलो, ये 100 रुपए मेरा शेयर कैपिटल थोड़ी है, इसका फेस वैल्यू 10 ही था, इसका फेस वैल्यू 10 ही था, 90 रुपए क्या था, प्रीमियम। अब ध्यान दो, ये मैं 75 को लॉस मानता ही क्यों हूं, बेसिक 75 मैंने लॉस माना ही क्यों, सर वो तो शेयर 10 का है, आप तो 25 में दे रहे हो, 15 रुपए का तो आपको प्रीमियम मिल ही रहा है, फिर आप 75 लॉस क्यों मान रहे हो। इसीलिए ही मान रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं 100 में इशू कर रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं, बुक्स में मैं ये मान रहा हूं कि मेरा शेयर 100 का है, मैं 100 में ही दे रहा हूं, सिर्फ कैश 25 ले रहा हूं, 75 एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन है, मेरा एक मतलब रेम्यूनरेशन दे रहा हूं मैं उनको, इसलिए पैसे ले नहीं रहा, और मैं अपना खर्चा मान रहा हूं 30 साल में, 3 साल में, आए ख्याल में। तो ये समझना, यही बस यही एक चीज है जो काफी बच्चों को समझ भी नहीं आती कि यार 75 ले क्यों रहे,
फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 25 है, ये तो 15 रुपए का तो प्रीमियम है, काय का लॉस? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 का 100 में ही इशू कर रहे हैं और हम 100 का ही मान रहे हैं, 100 ही लेना बाकी है, सिर्फ कैश में 25 रुपए ले रहे हैं और 75 सैलरी मान के नहीं ले रहे हैं और लॉस मान के 3 साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, बेनिफिट 3 साल में मिल रहा है। तो ये पूरा इसका लॉजिक है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 60,000 इंटू 10 यानी कि 6 लाख फेस वैल्यू का कैपिटल आएगा और ये जाएगा सर पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। 60,000 इंटू 90, 6 9 54 लैक्स इसमें जाएगा। आ रहा है समझ में? पूरा का पूरा इफेक्ट दे रहा हूं। चलिए अब एंट्री बताओ सर। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आने दे, कितना? 15 लाख। इस तो अब आउटस्टैंडिंग कैंसिल होगा क्योंकि अभी आप एक्चुअली इशू कर रहे हो, अब और फ्यूचर में इशू करना बाकी नहीं है तो आप कैंसिल करो। इस तो अब आउटस्टैंडिंग डेबिट कितना? 45। फिर शेयर्स दे दो फेस वैल्यू पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे आएगा 6 लाख और पूरा पूरा 90 रुपए आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी कि 54 लैक्स। तो ये आपकी इशू प्राइस होगी। अब जादू देखो कि इसॉप अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसॉप अकाउंट बनाओ, इसॉप क्रेडिट बैलेंस आएगा उसमें, तो यहां आएगा 75, यहां आएगा 75। पहले साल 7.5 लैप्स हुए, कितना बैलेंस बचेगा? 67.5 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 7.5 राइट ऑफ किए, फिर 67, फिर आएगा 60 पूरा, फिर ये 60 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर तीसरे साल में 7.5 आपने फिर ये किया तो 52.5 बचेगा और फिर लास्ट में 52.5 बचा था और फिर वेस्टेड ऑप्शन आपने लेफ्ट किए थे। देखो ये मैं आफ्टर वेस्टिंग का बना रहा हूं, आफ्टर वेस्टिंग तो 52.5 था, 10 10 10 3 बार आपने लैप्स किए, फिर वेस्टिंग होने के बाद 10,000 वेस्टेड ऑप्शन भी लैप्स किए तो उसका भी 7.5 माइनस किया था, तो कितना बचेगा? 45, एग्जैक्टली 45 बचेगा। और अब आपने वो 45 भी डेबिट कर दिया इशू के वक्त, ये 45 भी डेबिट किया, ये उसमें माइनस हो गया होगा, तो इसॉप अकाउंट अपने आप बंद हो गया होगा। डेफर्ड आप ऑलरेडी बंद कर चुके थे और इसॉप आउटस्टैंडिंग भी पूरा पूरा बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पूरी उसकी अकाउंटिंग समाप्त। तो ये पूरा आपका इफेक्ट है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 करो, 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट इतना ही है। वेस्टिंग पीरियड बदलते रहेगा, 2 साल, 1 साल, 2.5 साल, 5 साल, 8 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि कितना पार्ट डेफर्ड में, कितना पार्ट पीएनएल में है, कितना कितना रिवर्स हो रहा है, कैसे कैसे अपने आप बंद हो जाएगा। एंट्री जब आप एक्चुअली शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो शेयर 10 का ही देना है और मार्केट प्राइस के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम कैलकुलेट करना है। मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू तो उतना प्रीमियम आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो बस ये 2-3 अगर जगह आपने गलती नहीं की तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट ही आएगा। आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे काम करो, हाथों को दर्द मत दो, ठीक है? दिमाग को दर्द दो, हाथों को दर्द मत दो। कुछ लोग हाथों को दर्द देते हैं, दिमाग में कोई कैलकुलेशन, कोई वो प्रोग्रामिंग करते ही नहीं है और इसलिए उनको हमेशा कंफ्यूजन लगता है। तो कहां वर्क करना है यू शुड अंडरस्टैंड, वो टीचर्स का ही काम है, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो बुरा मत मानना। क्लियर है? तो इसका सब स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर आप कमेंट बॉक्स पे पूछते हो सर के नोट्स कहाँ हैं, सर के ये कहाँ हैं। 15वां वीडियो है, 15th वीडियो है और 15 के 15 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि भैया आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका लिंक भी मैं दे चुका हूं, कमेंट पे भी डाल चुका हूं। डाउट पूछने हैं तो मेरे ऐप पे आपको पूछना है, ये भी बता चुका हूं, ठीक है? तो सब बता चुका हूं, रिपीट भी कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये बस है सर, काम की बात क्या है, ये है, ये समझ गया तो सब जिंगा लाला, ठीक है? तो ध्यान देना, बस इसी पे ध्यान देना है, बाकी सब इजी है। चलिए, तो आई होप आपको एंट्रीज, अमाउंट्स, फ्लो और ये जो अकाउंट कैसे बंद हो रहे हैं ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत नहीं समझा तो वीडियो फिर से देख लेना, क्योंकि आपको अगर पहली बार में ये मतलब पहली बार आप ये सब पढ़ रहे हो तो आपको ग्रास्प करने में टाइम लग सकता है। मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको एक और बार सुनने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप मेरे से डाउट पूछोगे, मैं फिर से यही चीजें बताऊंगा, तो आप पहले एक बार और देख लो, डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। और अगर डाउट पूछ भी रहे हो तो एग्जैक्ट बताओ कि क्या नहीं समझा। लोग बोलते हैं सीधे बताओ नहीं समझा, अरे मैं तो वही बताऊंगा भाई, आप एग्जैक्ट बताओ कि भाई डेबिट क्रेडिट का लॉजिक नहीं समझा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ वो नहीं समझा, आपको एक्चुअली समझा क्या नहीं,
वो तो बताओ, डॉक्टर हूं भाई, बीमारी तो बताओ। बस बोलोगे मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपने क्या खाया था, क्या सब, वो सब बताना पड़ेगा ना, कुछ तो बताओ, कुछ तो हिंट दो भाई, तभी तो मैं समझूंगा ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो काफी बच्चे हिंट भी नहीं देते, तो हिंट दो कम से कम। इतना भी मैं होशियार नहीं हूं जितना आप समझ रहे हो, बिना हिंट के ही मैं आपको सब ये बता दूं, इतना भी मैं जीनियस नहीं हूं। ठीक है, चलिए सर, तो ये था आपका इसॉप। मैंने पूरे वैल्यूज लेके आपको फुल 3 साल का प्रॉब्लम बता दिया है। तो कुछ लोग अभी भी खुश नहीं है, तो भगवान जाने कौन उसको खुश कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे आज ही दे दूंगा और आप टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? तो ये था आपका इसॉप। अब इसमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आता नहीं है। अब जो ये मैंने इतना सारा ट्रीटमेंट बताया, ये सब लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूं। हमने 1/3 क्यों राइट ऑफ किया? क्योंकि लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आपको करना है, इक्वली थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड आपको वो राइट ऑफ करना है, तो वो तो ट्रीटमेंट दी हुई है। फिर जब लैप्स होगा तो कैसे वो मैंने प्रपोर्शनेट किया, वो भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ध्यान दो। व्हेन एन अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्सेस, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्सेस, अनवेस्टेड है, ठीक है, by virtue of employee not conforming to the vesting conditions after accounting value has been already accounted for. अकाउंटिंग वैल्यू अकाउंट फॉर कर दिया है, 75 लाख का जो था वो एंट्री पास हो चुका है, उसके बाद लैप्स हो रहा है, तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, वो दिया है, दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शैल बी रिवर्स्ड, दिया हुआ है, रिवर्स करना है। कैसे? बाय अ क्रेडिट टू एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर एक्सपेंस इक्वल टू एमोर्टाइज पोर्शन। एमोर्टाइज मतलब जितना राइट ऑफ हो गया है, कहां राइट ऑफ हुआ है? पीएनएल में, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में राइट ऑफ हुआ है, तो रिवर्स भी वहीं से करेंगे, रिवर्स भी वहीं से करेंगे। तो जितना एमोर्टाइज पोर्शन है, जितना राइट ऑफ कर चुके हैं, वो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन यानी कि पीएनएल से आपको रिवर्स करना है। एंड अ क्रेडिट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस इक्वल टू द अनएमोर्टाइज पोर्शन। जितना अनएमोर्टाइज है, जितना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उतना जो इफेक्ट है वो डेफर्ड से रिवर्स करना है। तो यही जो मैंने आपको बताया, टेबल ड्रॉ करके दिया, ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, लिखे हुए हैं। फिर है कि अगर एक वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाता है, वेस्टेड का मतलब क्या है? वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है, आपने पूरा डेफर्ड अकाउंट राइट ऑफ कर करके उड़ा दिया होगा, तो डेफर्ड का अस्तित्व ही नहीं है, तो कहां से रिवर्स करोगे? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, पीएनएल से ही पूरा का पूरा आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दिया है। तो दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज टू बी रिवर्स्ड बाय क्रेडिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। फुल का फुल एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन से आपको रिवर्स करना है, डेफर्ड से कुछ भी नहीं करना है। अब अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई, बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई, इसॉप स्कीम चली रही है और बीच में ईयर एंड आ गया, तो प्रेजेंट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो वो भी दिया है कि जो ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट है आपका, ये जो आप इसॉप आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हो, ये कहां आएगा? ये शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखेगा, ये शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखेगा, क्योंकि ये शेयर्स में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो शेयर होल्डर्स फंड में ही आपको अलग से दिखाना है। और ये जो डेफर्ड आप राइट ऑफ कर रहे हो, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो डेफर्ड कहां आएगा? तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही आएगा, लेकिन एज अ नेगेटिव फिगर। सॉरी, मतलब दोनों इफेक्ट्स आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाने। क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव फिगर आएगा और डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव फिगर आएगा। तो इसॉप आउटस्टैंडिंग आपको पॉजिटिव फिगर दिखाना है रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड दिखाने तो पॉजिटिव फिगर आएगा। और जो डेफर्ड अकाउंट है वो एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, वो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, तो आपको नेगेटिव फिगर में दिखाना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों कहां प्रेजेंट हो रहे हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसॉप आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव साइन में होगा और डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर नेगेटिव साइन में होगा। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए, अब कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, ये सब अकाउंट्स का कुछ खास इसमें है नहीं, ये सब लॉ में आता है। तो वही सारी बातें बताओ, इसॉप कितने दिए, किसको दिए, कितने में दिए, कितना समय दिया, एक्सरसाइज पीरियड कितना दिया, क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं वेस्टिंग की, यही सब बताना है। ठीक है, ऑप्शंस ग्रांटेड, प्राइसिंग फॉर्मूला कि प्राइस कैसे निकाला, कितने ऑप्शन वेस्ट हो गए, कितने एक्साइज हो गए, कितने लैप्स हो गए, कुछ वेरिएशन किया क्या, स्कीम आने के बाद में कुछ वेरिएशन किया क्या, शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेके करना होता है। फिर कितना मनी रियलाइज हुआ, बरोबर। फिर अलग से बताओ कि बड़े लोगों को क्या क्या दिया, सीनियर मैनेजमेंट को कितना दिया,
एक ही इंसान को 5% से ज्यादा दिया तो ऐसे 5 से ज्यादा एक ही इंसान वालों की पूरी लिस्ट दो। फिर अगर आपके कैपिटल के 1% से ज्यादा एक को दिया, ठीक है, ये था कि टोटल ऑप्शन का 5% का बेस क्या है, टोटल आपकी ऑप्शन की स्कीम जो है, जैसे मेरे केस में 1 लाख का था, 1 लाख का आपको 5% लेना है 5,000, तो 5,000 से ऊपर एक ही इंसान को दिए होंगे तो उन सबकी लिस्ट देनी है, ठीक है, ऑप्शंस का 5%। और एक है कि आपके इशूड कैपिटल के 1% से ज्यादा किसी को दिया है तो उसकी भी लिस्ट अलग से दो, दोनों का बेस अलग है। 5% का है ऑप्शन ग्रांटेड, 1% का है इशूड कैपिटल। और फिर आपको डीपीएस बताना है, ये भी आपको अभी समझेगा नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई थिंक 20 का है, अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूट हो रहा है क्या वो आपको बताना है, अलग से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से काफी है, इतना मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, जितना मैंने बताया होगा, जितना बताया होगा उतना आपको समझ गया होगा। और अभी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, इसके भी एमसीक्यू 2-4 हैं, वो इजी है। मैं लास्ट डे पे एक्चुअली मैं सोच रहा हूं लास्ट डे पे अपन लंबा बैठ के पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिकल सब जो होगा वो पूरा अपन लास्ट डे पे देखेंगे, ठीक है। कल भी मैं अंडरराइटिंग पूरा पढ़ाऊंगा, अंडरराइटिंग का कंसेप्ट, अंडरराइटिंग के पूरे जर्नल एंट्रीज, अंडरराइटिंग का पूरा जो फॉर्मेट होता है, जो काफी लोगों को एक्साइटमेंट रहता है फॉर्मेट, वो पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेशन होता है वही 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। फुल अंडरराइटिंग, पार्ट अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग, सब टाइप्स पूरा सब कुछ मैं पूरा आपको बताऊंगा। और 1-2 क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा और आपके जो एमसीक्यू होंगे वो भी करा देंगे, भले इसॉप वाले कल कर लेंगे, इसॉप वाले मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। तो कल अपन सिर्फ पूरा का पूरा अंडरराइटिंग पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इसॉप का जो एमसीक्यू होगा वो बता देंगे, या अगर टाइम मिला कुछ मुझे बायबैक का या इसका उसका कुछ बताना रहा तो वो भी बता दूंगा। और फिर लास्ट डे जो आएगा 16 जून जब आएगा तो अपन सारे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और फुल क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसमें फुल तो पूरा बताऊंगा ही, उसमें क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, तो दोनों के लिए वो रेलेवेंट होगा, ओल्ड एज वेल एज न्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रीमियर। बाद में भी देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रीमियर देखते हैं थोड़े स्पेशल होते हैं मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, और कल मिलते हैं सेम 11 बजे, ठीक है, कल सेम मिलेंगे 11 बजे। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी, पूरे जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट, सब कुछ पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, और उसके एमसीक्यूज भी हम कल ही देख लेंगे, क्लियर है। तो कल मिलते हैं, बने रहिए, सीरीज पूरा अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए भाई, काफी बच्चे शायद शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपने आप नोटिफिकेशन आते जाए। बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ठीक है, कल मिलते हैं।